गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? अर्थ इन सोलर सिस्टम जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, कॉन्स्टलेशन है, स्टार्स हैं, सन है, सोलर सिस्टम है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ा था। प्लैनेट के बारे में पढ़ा था, उनका ऑर्बिट और कैसे वो चक्कर लगाते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे अर्थ। प्लैनेट में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसका सैटेलाइट और फिर एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थ इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, ये 8 में 5th लार्जेस्ट है और 3rd नंबर पे सूरज से उसकी जो डिस्टेंस हो 3rd नंबर पे अर्थ है ना जी। अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। व्हाई इट इज यूनिक? व्हाई अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट? ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अर्थ। ये 5th लार्जेस्ट है एंड इट इज यूनिक प्लैनेट। यूनिक इसलिए है कि अभी तक जो इंफॉर्मेशन है इस हिसाब से अर्थ प्लैनेट पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है पूरे यूनिवर्स मिला के। इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी तक का जो रिसर्च है उसके हिसाब से। एटलीस्ट सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स पे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका रीजन क्या है? क्यों अर्थ यूनिक है? तो क्यों है, क्यों इस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? सबसे पहली चीज इसका मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर क्या होता है? मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है ना जी, ना ज्यादा ना कम। यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है कि हम सरवाइव ना कर सकें और इतनी कम भी नहीं है कि हम लोग ना सरवाइव कर सकें, तो मॉडरेट टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बगैर वाटर के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। 3/4 एरिया हमारा वाटर से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता है और बाकी जितनी खेती है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, सारे सरवाइव करते हैं किस पे? वाटर पे। इवन के फैक्ट्री में जितने प्रोडक्शन होते हैं विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल। आप कुछ भी बनाते हो तो वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ। इसके अलावा फेवरेबल एटमॉस्फेयर है। फेवरेबल एटमॉस्फेयर तो सबका है बट फेवरेबल है, मतलब जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस हैं हमारे, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है, हीलियम है, पता नहीं कितनी गैसेस हैं। अब नाइट्रोजन है, एक हिसाब से देखिए तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है और कितना परसेंट है? 70s में है। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड बेकार की गैस है ना जी, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन सबका जितना भी है बिल्कुल वेल बैलेंस्ड है। इसका एग्जांपल बताता हूँ। नाइट्रोजन इतना ज्यादा मोस्ट एबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों है भाई? उसका क्या काम है? वो नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे सुस्त होता है, समझे? रिएक्शन उसका ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से कोई चीज में अगर आग लगे तो उसको बढ़ाएगा नहीं। ऑक्सीजन क्या होता है? आग लगेगी तो और हेल्प करेगा जलने में, नाइट्रोजन नहीं करेगा। तो सोचो कि नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन होता और कहीं पे आग लग जाती तो पूरी दुनिया जल जाती। तो ये समझ में आया नाइट्रोजन के इतना ज्यादा होने का क्या रीजन है? ताकि फायर कंट्रोल में रहे। कार्बन डाइऑक्साइड का आप एग्जांपल ले लें, बहुत थोड़ा सा है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पोल्यूशन, बेकार गैस है, खत्म ही कर देते हो। क्यों जी? नहीं, जितना है बिल्कुल उतना ही, इसीलिए यूनिक प्लैनेट कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा पूरे दुनिया में गर्मी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी लोग मर जाएंगे गर्मी से। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होता तो इतनी ज्यादा रात में ठंड हो जाती कि बर्फ जम जाती पूरे इलाके में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को अपने अंदर रिटेन करके रखता है, ऑब्जॉर्ब करके रखता है, तो रात भर हमारा काम चलता है। वरना सूरज डूबने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। वो एक रीजन है जिसकी वजह से पूरी रात इतनी ठंड हो जाती कि हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तो फेवरेबल एटमॉस्फेयर है ना जी।
फेवरेबल एटमॉस्फेयर, इसलिए यूनिक है। मॉडरेट टेम्परेचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, कि मतलब कौन सी गैस कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस अमाउंट में है। ओके, तो ये वो अर्थ क्यों यूनिक है, क्यों लाइफ सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में। अब आइए सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट का लिटरल मीनिंग होता है कंपेनियन। कंपेनियन मतलब जो आपका संगतिया हो, हमेशा साथ में है, दोस्त। तो सैटेलाइट जो है ये भी सन का चक्कर लगाते हैं, प्लेनेट भी सन का चक्कर लगाते हैं। फर्क क्या है प्लेनेट और सैटेलाइट में? प्लेनेट जो है वो सन का सिर्फ चक्कर लगाता है, जो सैटेलाइट हैं वो सन का चक्कर लगाने के साथ साथ प्लेनेट का भी चक्कर लगाते हैं। यानी वो सेलेस्टियल बॉडी, सोलर सिस्टम का वो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लेनेट के चक्कर काटता है, यानी प्लेनेट का कंपेनियन हो, फ्रेंड हो, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट भी नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून, वो अर्थ के किनारे किनारे घूमता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है? जो यहाँ से हर कंट्री वाले भेजते हैं, जो कि चक्कर काटता है और हमें मौसम की जानकारी, और जो हम इंटरनेट देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपकी घर पे क्लासेस हो रही हैं, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नतीजा है। खैर, तो सैटेलाइट वो होते हैं जो प्लैनेट के चक्कर काटते हैं। सारे प्लैनेट के सैटेलाइट नहीं हैं कुछ, और सबके एक जैसे सैटेलाइट नहीं है, किसी के छोटे हैं, बड़े हैं, ज़्यादा हैं, कम है। तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, दैट इज मून। ओके, तो ये सैटेलाइट समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे मून। जिस तरीके से प्लैनेट का एग्जाम्पल हमने अर्थ पढ़ा, सैटेलाइट का एग्जाम्पल मून पढ़ेंगे, है ना जी। तो मून जो है अभी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लोग साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटीज ढूंढने के लिए। सबसे पहले जो गए थे मून पे, लैंड किया था, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो यूनिवर्स में पहले आदमी गए थे उनका नाम था यूरी गगारिन। तो एनीवे, तो जो मून है वो रॉकी है, वहाँ पे माउंटेन है, गड्ढा है, बड़े बड़े माउंटेन, बड़ा बड़ा गड्ढा, तो लाइफ वहाँ अभी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे खुली आंखों से भी देखिएगा, जब फुल मून होता है तो उसमें कहीं कहीं धब्बे रहते हैं, चांद में दाग जिसको कहा जाता है। वो दाग क्या है? जो ऊंचे ऊंचे उसमें पहाड़ है या क्रेटर है, क्रेटर मतलब जो गड्ढा बन जाता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो जो बड़े बड़े पहाड़ है उसका जो शैडो पड़ता है वही हमें धब्बा और वो काला काला सा दिखता है, वो एक्चुअली शैडो है पहाड़ का। ओके, तो मून का ये फिजिकल फीचर है। ये 27 डेज लेता है अपने एक्सिस पे घूमने में, और 27 डेज लेता है अर्थ के किनारे घूमने में। ओके, तो मून कितना दिन लेता है? 27 डेज अपने एक्सिस पे भी घूमने में, बराबर टाइम लेता है। 27 डेज में अर्थ के भी चक्कर लगाता है, इसलिए उसका हम एक पार्ट देख पाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मून कभी इस शेप में है और कभी, इतना गंदा मून बनाया है मैंने, है ना जी, कभी कभी इस शेप में आपको मून दिखता है ना। तो ये वाले वो क्रेसेंट कहते हैं, जब पतला होता है तो हाफ से कम होता है, तो और हाफ से ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं? गिब्बस। ठीक है, क्रेसेंट गिब्बस, क्रेसेंट गिब्बस। तो मून दो तरीके से होता है, एक पहले बिल्कुल क्रेसेंट होगा, पतला सा निकलेगा क्रेसेंट, उसके बाद वो बढ़ता 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 गिब्बस हो जाता है ना, उसके बाद फुल मून हो जाता है। फिर क्या होता है कि बड़ा फुल मून होता है, फिर वो गिब्बस होता है, फिर छोटा होते 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 क्रेसेंट होता है, खत्म हो जाता है, यानी बोथ वे होता है। तो यानी कि जब मून क्रेसेंट से गिब्बस की तरफ जाता है, यानी कि बढ़ते जाता है ना, उसका शेप बढ़ते जाता है, उसे हम कहते हैं वैक्सिंग। क्या कहते हैं? वैक्सिंग पीरियड। क्या कहेंगे?
वैक्सिंग पीरियड, और जब बड़े से छोटा घटता जाता है उसे हम कहते हैं वैनिंग पीरियड। ओके, तो अभी मून का वैक्सिंग पीरियड चल रहा है, मतलब कि मून बड़ा हो रहा है। अभी वैनिंग पीरियड चल रहा है यानी मून छोटा हो रहा है। ओके, और क्रेसेंट होता है जो बिल्कुल पतला वाला मून होता है, गिबस होता है जो बड़ा वाला मून लेकिन थोड़ा सा कटा होता है, उसे हम एनीवे गिबस कहते हैं। तो ये हुआ हमारा प्लैनेट का एग्जांपल अर्थ, सैटेलाइट इसका एग्जांपल मून, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आ जाइए एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। तो सबसे पहले हम एस्टेरॉइड पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स है ना जी, उसके बाद फिर कॉमेट्स पढ़ेंगे, फिर आखिरी में मेटेरॉइड्स पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने कल आपको एक जो ऑर्बिट बताया था, क्या सीक्वेंस था भाई, हमारे यहाँ जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट हो गया ना जी, इनर प्लैनेट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये क्या हो गए, आउटर प्लैनेट हो गए। इन दोनों के बीच में एक गैप है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरे प्लैनेट वगैरह नहीं बन पाए, वो बड़े होके पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बन पाए, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे जो पीसेस रह गए थे वो यहाँ पे सब लगे घूमने। जो हमारा इस तरीके से सन है ना जी, तो ये मान लो कि मर्क्यूरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया ना जी, ये हो गया इनर प्लैनेट। फिर इसके बाद जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न हो गया, फिर यूरेनस हो गया, नेपट्यून हो गया। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, यहाँ पे सारे एस्टेरॉइड, कॉमेट, मेटेओर, जितने छोटे छोटे पार्टिकल रह गए थे जो कि कोई प्लैनेट नहीं बन पाए, वो सारे इसी बीच में, इसको एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहते हैं, सारे इसी बीच में घूमते हैं। इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट कल पढ़ाया था, उसके बीच की जो जगह है इसी में सारे एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और ये सारे घूमते फिरते रहते हैं। कोई इधर उधर भी हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड पाथ पे चल रहे हो, लेकिन इसी में सब चलते हैं। ये आपस में मिलके एक नया प्लैनेट नहीं फॉर्म कर पाए, जिसका सबसे बड़ा रीजन है वो जुपिटर है। तो ये समझ में आया, ये मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स या जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये बीच वाला जो है, ये वाला इलाका, इसी में ये सारे अभी जिनको पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये लोग क्या क्या हैं। तो एक ही चीज नहीं है, उसमें एक होता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और रेगुलर शेप नहीं होता, मतलब बिल्कुल राउंड नहीं होता, कुछ राउंड भी होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, कुछ का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब ये प्लैनेट की तरह होते हैं लेकिन प्लैनेट से छोटे हैं, इसलिए इनको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि बड़े हैं लेकिन प्लैनेट जैसे नहीं हैं। प्लैनेट की इनकी बहुत सारी खूबियां इनके अंदर हैं, तो इनको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। इट्स अ बिग वन। ओके, सबसे बड़ा उस बेल्ट में सबसे बड़ा ये होता है। इसके अलावा एक आइटम आता है कॉमेट्स। ये जो है रॉक का बना हुआ है ना जी, ये रॉकी पार्ट है ना। ये जो है आइस एंड डस्ट का बना हुआ है। मेन डिफरेंस एस्टेरॉइड और कॉमेट्स में, ये रॉक का बना हुआ है और ये आइस एंड डस्ट का बना हुआ है। मेन डिफरेंस यही समझ लो, बाकी चीजें दोनों उसी बेल्ट में घूम रहे होते हैं। अब इसके सूरज की रोशनी जब आइस पे पड़ेगी तो पिघलेगा ना जी, तो वही उसका पूंछ दिखता है, टेल, जिसका एक टेल होता है। और कॉमेट को हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, शूटिंग स्टार कॉमेट को। तो एस्टेरॉइड रॉकी है, बड़ा है, कॉमेट्स आइस और डस्टी है, और सूरज की रोशनी पड़ने से जो अब ऐसे कोई चीज चल रही है और उसकी चीज पिघल रही है तो ग्लो करेगी ना जी, पीछे वो टेल की तरह दिखेगा ना उड़ता हुआ,
तो वही चीज़ शूटिंग स्टार कहलाता है और इसका टेल दिखता है, यानी कॉमेट में टेल है, एस्टेरॉइड में टेल नहीं है। ये रॉकी है, ये आइसी और डस्टी है, सिंपल। इसमें एक और चीज उड़ती फिरती है, मेटेरॉइड्स। क्या है? मेटेरॉइड्स। ये जो है ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, ये प्लेनेट वगैरह की तरह नहीं है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, टुकड़ा है इधर उधर, बस उसी में घूमे जा रहा है, मेटेरॉइड्स होता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, ये जो मेटेरॉइड्स है, ये जो रॉक है, कभी इधर उधर हिल के नीचे गिर जाते हैं, अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। और वो किस पे आ जाते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। जो अर्थ के किनारे जो हवा का घेरा है उसमें ये लोग आ जाते हैं। तो जब ये मेटेरॉइड्स यानी कि जब इस बेल्ट में घूम रहा है स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, है ना जी, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं वो जो कि घूम रहा है इस बेल्ट में, तो इसको हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। यही मेटेरॉइड्स जो है ये मेटियोर्स हो जाता है, यही मेटियोर्स, यही मेटियोर्स मेटेराइट हो जाता है। स्पेलिंग क्या है भाई? मेटियोराइट्स हो जाता है। अब कब मेटेरॉइड्स कहलाएगा, कब मेटियोर्स कहलाएगा, कब मेटेराइट्स कहलाएगा? तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट में जो रॉक्स हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक जो घूम रहे हैं उसे हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। जब ये रॉक कभी अपना रास्ता से, ऑर्बिट से हट के अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो वो मेटियोर्स कहलाते हैं। तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो रॉक क्या होगा? वो घिसेगा, है ना जी। अर्थ के साथ वो क्या करे? फ्रिक्शन होगा ना, उसके एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होगा, मतलब घिसेगा। तो घिसने की वजह से जब रॉक घिसेगा तो क्या होगा? वो उसमें आग लगेगी और वो जल जाएगा, तो वो जल के खत्म हो जाएगा। तो जब एटमॉस्फेयर में आ जाता है मेटेरॉइड्स, वो जलने लगता है, तो उसे हम कहते हैं मेटियोर्स। ये है मेटेरॉइड्स ही, लेकिन अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया। लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से, घर्षण होने की वजह से उस रॉक में आग लग के और जल के खत्म हो जाता है। तो जब भी मेटेरॉइड्स अर्थ की तरफ आता है तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होने की वजह से जल के खत्म हो जाता है, अर्थ तक नहीं गिर पाता है। अर्थ पे गिरेगा तो अर्थ को नुकसान हो सकता है, अगर बड़ा गिर गया तो। कभी कभी क्या होता है कि मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया तो वो मेटियोर्स हो गया। अब वो मेटियोर्स जलते 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 आया, कभी इतना बड़ा था कि वो नहीं जल पाया पूरा और थोड़ा सा टुकड़ा आके अर्थ पे गिर गया। तो वही जो अनबर्न्ड, जो बगैर जला हुआ पूरी तरीके से जो मेटियोर्स खत्म नहीं हुआ था, जो कि मेटेरॉइड्स था, अब अर्थ पे आ गया तो उसे हम कहेंगे मेटेओराइट्स। यानी कि जो मेटेराइट्स है वो मेटियोर्स है, मेटियोर्स जो है वो मेटेरॉइड्स है। समझ में आ गया? तो मेटेरॉइड्स भी इसी बेल्ट में रहता है, स्मॉल रॉक होता है ये। कभी कभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तब उसको मेटियोर्स कहते हैं। जब अर्थ पे बगैर जले गिर जाता है सॉलिड फॉर्म में तो उसे हम मेटेराइट्स कहते हैं। ज़्यादातर मेटेरॉइड्स जब आप अर्थ की तरफ आते हैं तो मेटियोर्स ही होके ख़त्म हो जाते हैं जल के। बहुत कम होता है कि वो अर्थ पे आ जाए, तब उनको हम मेटेराइट्स कहेंगे। तो ये हुआ आज का चैप्टर। अब इसका जो सबसे फेमस एस्टेरॉइड है उसका क्या नाम है? सेरिस, ये आपको याद करना है। कॉमेट का एग्जांपल क्या है? हेलिस कॉमेट। तो इस तरीके से चीज़ें जो है बुक्स आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये आज सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा। बुक्स की रीडिंग करें, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको चीज़ें सब सही समझ में आ रही होंगी और आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।